नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो IMU-CT का 2024 वाला पेपर है उसका एनालिसिस मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो वो पेपर एक्चुअली हमें मिल चुका है RTI के थ्रू, और वो पेपर मिलने के बाद हमने एक छोटी सी एनालिसिस करी है। हालांकि भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस कहीं होगा या कुछ और कहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम एक ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं। आप चाहो तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ ताकि आप सेपरेटली ये एनालिसिस कर पाओ। और इवन ये एक टास्क है आपके लिए। आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में हमें ये लिख करके बताओगे कि 11th क्लास के कितने क्वेश्चन आए हैं और 12th क्लास के कितने क्वेश्चन आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको भी अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा और ये पेन पेपर से आपकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आगे का जो 10-15 मिनट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे बस एक पेन चाहिए। तो या सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं जैसा क्वेश्चन मुझे पहले दिखाई पड़ा, मैंने उसको वहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक्चुअल में आए हैं दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही मॉडरेट लेवल के हैं और दोनों ही प्रॉपर्टी बेस्ड है। जो प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 आपने पढ़ी हुई है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो पिछले 2-3 साल से नहीं पूछी जा रही थी, लेकिन इस बार बाइनोमियल थ्योरम के दो क्वेश्चन आए हैं और दोनों ही कैलकुलेटिव हैं। एक तो क्वेश्चन वैसा था कि नहीं बोलते हैं कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म अगर AP में है तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। मतलब ठीक ठाक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इससे एक ही क्वेश्चन आया था। हालांकि था ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4-5 स्टेप में खत्म हो जाएगा, बस इतना बड़ा क्वेश्चन था। देन आते हैं 3D ज्योमेट्री में। देखो, वेक्टर सेपरेट है और 3D सेपरेट है। आप चाहो तो वेक्टर और 3D को कंबाइन भी कर सकते हो। 3D ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन हैं। 3D ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन है। एक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन का और तीसरा एंगल बिटवीन द लाइंस का। अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है तो भाई केवल ये फुट, वैसे तो देखा जाए तो सब इजी लेवल है, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला है, डायरेक्शन कोसाइंस का भी फॉर्मूला है, ठीक है, और एंगल बिटवीन द लाइंस का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से किए जा सकते हैं, बिल्कुल आसान। मूविंग ऑन, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वो भी मॉडरेट लेवल, जैसा कि नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसी तरीके का क्वेश्चन था। सर्कल का एक ही क्वेश्चन था जिसमें सर्कल की इक्वेशन दी गई थी और पूछा जा रहा था कि बताओ रेडियस क्या होती है। ठीक है, तो जब हम लोग जनरली सर्कल पढ़ते हैं तो एक वो होता है ना कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे वो सेम था लेकिन 1 के इक्वल नहीं था, हमें उस नंबर से डिवाइड करना था। फिर मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी लेवल का। रिलेशन एंड फंक्शन के 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही कैलकुलेटिव थे। 3 क्वेश्चन, तीनों ही कैलकुलेटिव, डिफिकल्ट नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। फिर इसके बाद आगे जाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अब जैसे 11th का टॉपिक हो गया, मैंने बोला ना कि लिखते जाना कि 11th के कितने हैं और 12th के कितने हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ही क्वेश्चन था और बिल्कुल आसान लेवल का था, GP का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आराम से किया जा सकता है। PNC के 2 क्वेश्चन थे जिनमें से एक इजी था और एक मॉडरेट था। इजी वाला जो था बिल्कुल ही सीधा सीधा बॉक्स मेथड लगता है। मॉडरेट वाले में थोड़ा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे अगर वो 3 से डिविजिबल है नंबर तो उसके लिए हमें सारी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर था। फिर ITF का सिर्फ एक क्वेश्चन, इस बार ITF का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा था ना वो था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला। अगर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके और फिर फॉर्मूला लगाने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेटिव की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप 12th क्लास पढ़ रहे होते हो तो आपको फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर सेट थ्योरी के 2 क्वेश्चन थे। हालांकि थे दोनों ही ईजी, लेकिन 2 क्वेश्चन थे सेट थ्योरी के, याद रखना। अगर हम ओवरऑल सेट रिलेशन फंक्शन से देखेंगे तो 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर आते हैं वेक्टर्स। आपने 3D के पहले देख लिए, अब आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर के भी 2 क्वेश्चन हैं और इन दोनों में से एक बिल्कुल इजी था और एक कैलकुलेटिव था। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन बतानी हो, एक इस तरीके का क्वेश्चन था।
देन कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन था जो जनरली मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ कि एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डिरिचलेट फंक्शन, जो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस रहता है। ये मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ एग्जांपल्स में। वही क्वेश्चन आया था, काफ़ी पुराना, बहुत पहले जेई में पूछा गया था, बहुत पहले, मतलब 20-30 साल पहले पूछा गया होगा। वो अब यहाँ पे पूछा गया था, नाम है डिरिचलेट फंक्शन। वैसे वो बोल देते हैं कि रैशनल के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी, रैशनल के लिए कुछ अलग वैल्यू होगी। जब मैं कभी पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे करवाऊंगा। देन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही कैलकुलेटिव थे। पहले ही बता देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है, एक क्वेश्चन था वो जो e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरीके के ही 2-3 क्वेश्चन थे, बट तीनों ही कैलकुलेटिव थे। इजी कोई नहीं था, इजी मतलब डिफिकल्ट कोई नहीं था, सॉरी, थे तो इजी बट कैलकुलेटिव। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन एरिया अंडर द कर्व जो था वो पैराबोला के साथ में मिक्स होकर के आया था। मतलब ऐसा दे दिया था कि पैराबोला है y² = 4ax, और फिर उसने बोल दिया कि पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम के बीच में बनने वाला एरिया ये निकालना था। तो अगर आपको पैराबोला का लेटस रेक्टम नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको पता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन था। देन मूविंग ऑन, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 थे मैट्रिक्स के और चारों ही इजी थे। चारों ही इजी थे, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चंस, दोनों ही इजी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमेशा ऑर्डर एंड डिग्री का आता ही आता है। इस बार भी ऑर्डर एंड डिग्री का था, ठीक है, एक क्वेश्चन। और दूसरा वो जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने वाला क्वेश्चन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने वाला क्वेश्चन, एक वो था। तो दोनों ही इजी क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट नहीं थे। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन थे, और डिफरेंशिएशन के दोनों ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बिल्कुल कैलकुलेटिव थे, ठीक है। यहाँ पे एलपीपी का एक क्वेश्चन था, जो कॉर्नर पॉइंट मेथड वाला जो होता है वो वाला क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, डिफिकल्ट नहीं था। पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था। देन स्ट्रेट लाइन के 4 क्वेश्चन, इजी लेवल भी थे, कैलकुलेटिव भी थे। जैसे एंगल बिटवीन द लाइंस का एक क्वेश्चन हो गया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्वेश्चन हो गया था, एक इंटीरियर पॉइंट, ये तो जेई का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन है जेई का, काफ़ी पुराना है, मतलब करीब होगा 25 साल पुराना क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन था। तो इसी तरीके के थे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट कोई नहीं था। कैलकुलेटिव जरूर थे, डिफिकल्ट नहीं थे। ये जो इंटीरियर पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा एपी का फॉर्मूला भी लगता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चन थे, एक तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, इसीलिए मैंने इजी लिख रखा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लग रही थी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी अगर आप लोगों को याद हो ना, ऐसी होती है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जिसने भी जेई की प्रिपरेशन करी होगी उसको पता होगा कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन था एक्चुअल में डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव, जिसमें हमें ये यूज़ करना था। तो जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करी जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा ज़रूर, और पेपर जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगा। फिर इसके बाद पहली बार लाइफ में, पहली बार मैंने देखा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन, जो आज तक नहीं पूछा गया। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। जैसे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ना कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो उसको सॉल्व करो। तो जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको तो पता है कि ये -a से +a के बीच में होता है, 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होती है और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना होता है। लेकिन जिसने जेई की प्रिपरेशन नहीं करी, जो सीधे सीधे बोर्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एंड देन ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप निकाल सकते हो। देन प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, जिनमें से एक इजी लेवल था और एक कैलकुलेटिव था। स्टैंडर्ड डिविएशन का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस, बिल्कुल इजी। हाइपरबोला का एक क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव था, ठीक है। एंड इसके बाद था लिमिट्स का एक ही क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस, जो रैशनलाइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन वाला फॉर्मूला वो लगेगा।
तो अगर हम यहाँ पे भी चेक करें कि 50 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब देख के ही खत्म किए जा सकते थे, तो ऐसे कम ही क्वेश्चन थे जो देख के खत्म किए जा सकते थे। मैं वो देख रहा हूँ जो इजी प्लस कैलकुलेटिव, ये कैटेगरी देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये हो गए, देन 6, इसको मैं उसमें नहीं डालूंगा, यहाँ पे आएगा एक 7, यहाँ पे 8 क्वेश्चन ये हो गए। इन दोनों को मैं कैलकुलेटिव ही मान रहा हूँ, चलो इनको भी आप ऐड कर लो, मतलब एक को ऐड कर लो, चलो 9 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद एक ये 10, डिफरेंशिएशन के दोनों कैलकुलेटिव थे, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग थे, तो 11 12, यहाँ पे एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ईजी, यहाँ 13 14, 4 इजी लेवल क्वेश्चन है, 14 4 18 19, ये सारे के सारे कैलकुलेटिव हैं, मैं यहां से ले रहा हूं 20, और वेक्टर के एक 21, यहां पे सेट थ्योरी के दोनों आसान क्वेश्चन थे 22 23, ये वाला कैलकुलेटिव है थोड़ा बड़ा है, इसको मैं हटा रहा हूं। पीएनसी का एक एकदम इजी क्वेश्चन था 24, जीपी का इजी क्वेश्चन 25, फिर यहां पे आओगे डोमेन और इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दोनों थोड़े से बड़े, हटा देते हैं, ये 26 27, और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, ये ले सकते हो 28, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों ही फॉर्मूला बेस हैं, 28 3 31 32, बाइनोमियल के कैलकुलेटिव बड़े क्वेश्चन थे, यहाँ पे आप ले सकते हो। तो अराउंड 33 क्वेश्चन ऐसे थे, 33 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्वेबल, मतलब अगर आप 1 घंटे का टाइम लगाओगे उसमें तो ये 33 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते थे, ठीक है। अगर हम पेपर को देखें, वैसे तो अभी मैंने आपको असाइनमेंट दिया है कि आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि 11 से कितना आया था और 12 से कितना आया था, लेकिन अगर आप पेपर को देखोगे तो काफ़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है। 11th के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं और 12th क्लास के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैलकुलस से भी पूछे गए हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब जगह से पूछे गए। और अब जो IMUCT आगे आने वाले पेपर बनाने वाला है वो इसी तरीके के पेपर होंगे, क्योंकि ये ऐसा सुन भी रहे हैं कि शायद किसी एजेंसी को दे रहे हैं जो केवल टेस्ट पेपर पे ही काम करती है। तो मे बी पॉसिबल कि थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जैसे पहले वाले पेपर आ जाया करते थे ना, जो बहुत ही इजी थे, अगर आपने 23 का पेपर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख लेना या प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, तो आपको दिख जाएगा 23 और 22 के जो पेपर थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे इस पेपर के कंपैरिजन में। ये पेपर उनसे अच्छे लेवल पे था, काफ़ी अच्छे लेवल पे था, मतलब जो मैंने क्वेश्चन देखे, जो मैं कैलकुलेटिव और इजी भी बोल रहा हूँ, बट वो ऐसा नहीं कि वो एकदम देख करके ख़त्म हो जाए। जैसे पहले तो वो बोल देते थे कि 3+4i का मॉड बताओ, ठीक है, इस बार इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। जैसे बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते थे, पर इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार उन्होंने थोड़े क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन IMUCT में पूछे जाते हैं आप, और इसका डेफिनेटली 1-2 महीने के बाद या जैसे भी टाइम लगेगा हम इस पूरे पेपर का सोल्यूशन बना करके भी डालेंगे, जो आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो इसके लिए, और प्रिपरेशन कर रहे हो तो जान लगा के करो। अगर हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है 15 दिसंबर तक। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो ऑफलाइन बैच, तो आपको 15% ऑफ मिल सकता है। बाकी ऑनलाइन बैच अगर कोई ज्वाइन कर सकता तो वो भी कर सकते हो। प्रज्ञा बैच के लिए एक वीडियो आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, वो तो और भी अच्छा बैच है। उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच आ रहा है प्रज्ञा बैच, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा कुछ और आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, ताकि मैं Q&A वीडियो बना करके आप सभी लोगों के डाउट्स सॉल्व कर सकूँ। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।